हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम प्री बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th के बच्चों का सोशल साइंस का सॉल्व करेंगे। मॉर्निंग शिफ्ट का आपका एग्ज़ाम है, 2 घंटे का पेपर है, 40 मार्क्स का। तो इन क्वेश्चंस का हम अटैम्प्ट करते हैं। सबसे पहले है सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका ए पार्ट। राइट द नेम, आप हिंदी में भी देख सकते हैं। आपको नाम बताना है और स्ट्रक्चर बताना है। सिंपलेस्ट, सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन का, जो कि एक कार्बन से कौन सा बन सकता है जिसमें बाकी हम हाइड्रोजन लगा दें। तो ये कौन सा होता है, हमारा मीथेन होता है। तो इसमें आपका मीथेन आ जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी हाइड्रोजन कार्बन एटम आर रिक्वायर्ड एंड सेटिस्फाई वैलेंसी ऑफ कार्बन। तो फर्स्ट जो कि कार्बन डबल बॉन्ड है दूसरे कार्बन से, कितने हाइड्रोजन एटम रिक्वायर्ड होंगे। तो कार्बन जो कि डबल बॉन्डेड है उसके लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और इसके लिए भी एक हाइड्रोजन और इसके लिए भी एक हाइड्रोजन। एंड इसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑलरेडी हैं, एक 3 और एक 4। हर कार्बन को 4 एटम फिल करने होते हैं। इसके भी 2 ऑलरेडी हैं, तो इसका भी 1 और 4 तो कंप्लीट हो जाता है। तो इसका नाम कैसे होता है, C2H4। नेक्स्ट है अभी इसका सेकेंड वाला पार्ट है। इसमें कार्बन 3 एटम से अटैच है, तो एक एक ही हाइड्रोजन लगेगी, क्योंकि 3 ऑलरेडी है और एक और लग जाएगा, तो 3 1 4 हो जाएंगे दोनों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, जो कि है एक ही सेम ग्रुप है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर प्रॉपर्टी हम देखें तो सिमिलर है। व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी इन देयर प्रॉपर्टी। तो ये सिमिलैरिटी क्या है, दोनों ही सॉफ्ट है और ईजिली, तीनों ही ईजिली कट हो जाते हैं नाइफ से, एंड बहुत रिएक्टिव होते हैं। तो मैंने 3 पॉइंट बताया आपको, ईजिली कट हो जाते हैं नाइफ से एंड बहुत रिएक्टिव हो जाते हैं। पीरियोडिक टेबल वाला आपका पार्ट है नहीं, तो कौन सी पीरियोडिक टेबल है वो आपको याद नहीं रखना है। ओजोन जो है वो डेडली पॉइजनस गैस है। स्टिल इट परफॉर्म एन एसेंशियल फंक्शन, यानी तब भी ये बहुत अच्छा फंक्शन निभाती है हमारे इन्वायरमेंट में। क्यों? क्योंकि ओजोन जो होते हैं ना वो अर्थ के साइड में होती है और ये यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है हमें। तो ये आपको रीज़न लिखना है। राइट अ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर के डिप्लेशन का आपको एक हार्मफुल इफेक्ट बताना है। तो यहाँ पे जो ओजोन लेयर होती है, वो ओजोन लेयर फॉर्म होती है तभी तो हमें यूवी रेज से बचाती है। तो वैसे ही आप सेकंड में लिखेंगे, जो ओजोन लेयर है अगर डिप्लीट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे में यूवी रेज आएंगी, जो कि हर ह्यूमन बीइंग एंड प्लांट्स के लिए, दोनों के लिए हार्मफुल होंगी। ये वाला नहीं कर रहे हैं तो ये वाला कर सकते हैं। 2 डिफरेंस बताने हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल जो कि ईजिली रिसाइकल और मैन्योर हो जाए, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कि ईजिली रिसाइकल ना हो। एंड इसमें आ जाएगा वेस्ट पेपर वगैरह, एंड इसमें आ जाएगा प्लास्टिक बैग्स। ड्रॉ फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट थ्रू अ करंट कैरिंग। तो आपको एक सॉलिनॉइड बनाना है, जस्ट लाइक एक सॉलिनॉइड बनाया, अब उसकी फील्ड लाइंस बनानी है। तो कुछ इस टाइप में होती है जिसमें जो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, इस टाइप में ही आपकी लाइन होती है, आपको इस टाइप का बनाना था। नेक्स्ट देखते हैं, और बीच में सॉलिनॉइड लिख सकते हैं। 5th को इसका ये अथवा है, व्हाट टाइप ऑफ कोर शुड बी पुट इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड बाय। तो एक एन आयरन सॉफ्ट आयरन जो होती है, सॉफ्ट आयरन कोर जो होती है, वो करंट कैरिंग सोलिनॉइड को इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमें डाली जाती है, जिससे जो करंट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ईजिली हो पाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ट्रेट ए जो है वो एग्जिस्ट करता है 10% पॉपुलेशन में, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पीशीज़ में। ट्रेट बी जो है वो 60% में है, सेम पॉपुलेशन में। कौन सा ट्रेट जो है वो लाइकली अराइजन होगा। तो आपका ये बुक का भी हेरिडिटी चैप्टर का ही फर्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन है। तो इसमें जो ट्रेट बी है वो ज़्यादा डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसमें ज़्यादा है पॉपुलेशन, सेम पॉपुलेशन, तो डोमिनेंट कैरेक्टर ट्रेट बी होगा, इसलिए ट्रेट बी ही अराइजन होगा। नेक्स्ट है हाउ इज द सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न जनरली डिटरमाइन इन ह्यूमन। हाउ द सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न जेनेटिक डिटरमाइन इन ह्यूमन बींग्स। तो सेक्स न्यू बॉर्न का, क्योंकि हमारे मेल में जो होते हैं वो एक्स एंड वाई होता है, एंड फीमेल में आपको पता है जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स और एक्स होते हैं। अगर एक्स और एक्स मिल के बना तो गर्ल ही बनेगी, एंड एक्स और वाई बना तो हमारा जो है वो बॉय बनेगा। तो ये डिपेंड होता है, ये जेनेटिक किसी भी सेक्स न्यूबॉर्न चाइल्ड का डिसाइड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6।
वेयर इज जाइगोट इम्प्लांटेड इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जाइगोट जो होता है वो यूटेरस में होता है, इम्प्लांट होता है वहीं पे, वो 9 मंथ्स के लिए होता है। नेक्स्ट है हाउ डज डेवलपिंग एम्ब्रॉय टेक न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीट इट्स वेस्ट। तो जो डेवलपिंग एम्ब्रॉय होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू, तो यहाँ पे मैं ओनली वर्ड लिख रही हूँ, आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। तो प्लेसेंटा के थ्रू जो एम्ब्रॉय है वो न्यूट्रिशन लेता है और एक्सक्रीट करता है अपने वेस्ट। सारे रिक्वायर्ड जो प्रोसेस होते हैं रिस्पिरेशन एक्सक्रीशन वो प्लेसेंटा के थ्रू करता है। नेक्स्ट है नेम एन ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो स्पोर फॉर्मेशन से हो जाए वो हो जाता है राइजोपस। राइजोपस या आप मशरूम भी लिख सकते हैं। और एक फेवरेबल कंडीशन तो ऑप्टिमियम टेम्परेचर, ऑप्टिमियम या प्रॉपर टेम्परेचर, ऑप्टिमियम टेम्परेचर, ऑक्सीजन एंड इसमें मॉइस्चर वगैरह भी आप लिख सकते हैं। तो एक ही लिखना था तो हम एक ही लिखेंगे। व्हाट विल हैपन इफ़ द लीफ ऑफ ब्रायोफ्लिम बर्ड्स फॉल, यानी जो ब्रायोफ्लिम की जो लीफ पे जो बर्ड्स होती हैं अगर वो नीचे गिर जाएंगी तो क्या होगा। तो जो नया जो बर्ड है वो नीचे गिर गया तो वो उसका जो रूट उसका जो पार्ट्स है वो नया प्लांट पूरा एक फॉर्म कर लेंगे। ये आपको लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी है क्वेश्चन नंबर 8। एन इलेक्ट्रिक हॉट बैग जो है रेटेड है 220 वोल्ट टू 110 वोल्ट्स। व्हाट डू यू थिंक इट इज़ रेजिस्टेंस। तो इनका रेजिस्टेंस क्या होगा दोनों का बताना है आपको। और कितना हीट प्रोड्यूस होगा अगर ये इलेक्ट्रिक हमने 4 मिनट के करंट सप्लाई कर दिया इलेक्ट्रिक हीट से। तो इसका आंसर करते हैं। सबसे पहले पावर हमें 110 वोल्ट दे रखी है, वोल्टेज 220 वोल्ट। फॉर्मूला क्या आपका P = V²/R। और देन हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। P हमारा 110 है, V हमारा 220 स्क्वायर है और R हमें नहीं पता। तो रेसिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, R = कर सकते हैं 220 का स्क्वायर यानी, एंड V जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ जाएगा यानी 110 वोल्ट। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारा 48400 एंड 110 से इसे डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट गया और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 440 ओम आपका आ जाएगा जो कि हमारा रेजिस्टेंस है। अब हीट प्रोड्यूस हम निकाल सकते हैं। तो हीट प्रोड्यूस होगी हमारी पावर इनटू टाइम। पावर हमारी 110 वोल्ट है, टाइम 4 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 4 × 16 कर दिया 4 मिनट, तो हमारा 240 सेकेंड आ गया। अब 240 सेकेंड को हमें मल्टीप्लाई करना है पावर से, तो 140 × 240 सेकेंड करेंगे तो 264 जूल पर सेकेंड आ जाएगा हमारा आंसर। तो रेसिस्टेंस 440 ओम हीट प्रोड्यूस करेगा 4 मिनट में 26400 जूल्स पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसी का अथवा क्वेश्चन है द एनर्जी कंजप्शंस ऑफ अ हाउस इज़ 4500 पर डे एंड द रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड कंपनी इज़ 4 रुपीज़। व्हाट विल द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर ड्यूरेशन ऑफ 10 डेज। तो एनर्जी आपको बतानी है। जो एनर्जी कंजप्शन दे रखा है हमें 4500 किलोवाट पर आवर पर डे। रेट ऑफ एनर्जी सप्लाइड होती है 3 रुपये में। व्हाट विल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल बताना है आपको 10 दिन का। तो एनर्जी हमें इतनी होती है 545000। टाइम हमें 10 डेज दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, हमें इसका यूनिट्स यानी पावर निकालनी है एंड इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है कि कितने पर यूनिट यूज़ होता है। तो इसका आंसर करते हैं। तो सबसे पहले एनर्जी कंजप्शन जो हमारी 44500 वाट पर आवर है और 10 दिन के लिए हम तो मल्टीप्लाई कर देंगे पावर निकालने के लिए एंड यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4500 को हम 45 के किलोवाट पर आवर भी लिख सकते हैं यानी 45 यूनिट हो गई। 45 यूनिट हो गई और 1 यूनिट होती है और एक यूनिट हमारी 1 किलोवाट पर आवर होती है। तो 45 यूनिट हो गई। 45 यूनिट और 3 रुपये प्रति दर से बोला तो 45 × 3 करेंगे 5 3 = 15, 4 3 = 12 प्लस 1 हमारा हो जाएगा 13। तो 135 रुपीज़ पर आपका बनेगा। तो यहाँ से आप आंसर भी कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 10 रुपीज़ इज़ 135 रुपीज़। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दे रखा है एक परिपथ के इसका हम आंसर क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन सर्किट 4 रेसिस्टेंस ऑफ इक्वल। ये जो सर्किट का मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया एक बार आप और देख सकते हैं। इसे डायग्राम को देख के आप पहचान सकते हैं कि ये जो सर्किट है वो ना आपका पैरेलल कंडीशन में है। यहाँ पे ये वाला जो है ये इसके पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल है क्योंकि करंट जो है वो डिवाइड हो गया इसमें और इसमें करंट डिवाइड हो गया। करंट हमारा जो है वो
स्ट्रेट नहीं गया या सीधा हमारे वायर से नहीं हुआ, करंट डिवाइड हुआ, तो ये कैसी कंडीशन है, पैरेलल कंडीशन है। अब पैरेलल कंडीशन का आपको पता है फॉर्मूला 1/r + 1/r1 यही होता है। तो इस सर्किट में 4 रेसिस्टेंस दे रखे हैं, इक्वल रेसिस्टेंस, और हर रेसिस्टेंस इक्वल है 10 ओम का, जो कि 7.5 बैटरी से कनेक्ट है। आपको टोटल रेसिस्टेंस निकालना है, तो टोटल रेसिस्टेंस पैरेलल का निकालना है, 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 + 1/r4, ये फॉर्मूला लगेगा। अब हमें दे रखा है 1/r1, तो 1/10 दे रखा है, ये भी 1/10 दे रखा है, ये भी 1/10 दे रखा है, एंड ये भी 1/10 दे रखा है। तीनों का एलसीएम लेंगे 10 ही आएगा, एंड कितना है, 4 बार है तो 10/4/10, यानी 0. आपका 4 जो है आंसर आ जाएगा। 0.4 आपका टोटल रेसिस्टेंस होगा। एंड टोटल करंट आपको निकालना है, तो टोटल करंट होता है चार्ज इंटू टाइम, यानी I = QT, टोटल करंट हो जाएगा आपका। एंड करंट का ही आपका फॉर्मूला A = V²R/में T भी होता है। तो आप 7.5 बैटरी दे रखी है, 7.5 का स्क्वायर करेंगे, R आपको पता चल गई 0.4 इंटू टाइम, आपको इंटू टाइम का टाइम नहीं होता इसमें, सॉरी, V² T होता है, ये V² T टाइम V² R होता है, इसको डिवाइड करेंगे, एंड देन जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका टोटल करंट होगा सर्किट में। नेक्स्ट है, इन द इलेक्ट्रिक सर्किट 4 रेसिस्टर ऑफ 3 ओम आर अरेंज इन द कॉम्बिनेशन R1 + R2, यानी 4 रेजिस्टेंस हमारे किस कंडीशन में, पैरेलल में है। तो 1/3 + 1/3 + 1/3, तीनों का एलसीएम 3 हो जाएगा, 3/3 यानी 1 ओम आपका आंसर हो जाएगा। पैरेलल में विच आर इंटरकनेक्ट और टू, और वो फिर कनेक्ट है R4 से सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, और ये भी 3 ओम का ही है। तो 1 ओम + 3 ओम कितना हो जाएगा, क्योंकि सीरीज़ में तो R1 + R2 होता है, तो ये 4 ओम हो जाएगा। तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया, 4 ओम हो गया। फाइंड द टोटल करंट इन द सर्किट, आपको टोटल करंट निकालना है। 12 वोल्ट आपकी बैटरी है, जो कि सर्किट से वही फार्मूला यूज़ कर लेंगे, बट ये आपका जो है विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए था। नेक्स्ट है, ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। तो जस्ट लाइक फ्लावर का है, तो सबसे पहले आप ओवरी वाला पार्ट बना देंगे, ये ओवरी, यहाँ पे ओव्यूल्स बना देंगे, एंड देन ये आपका ये इस टाइप का पार्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे आप एंथर बना देंगे, एंथर, एंड ये भी आपका एंथर बन जाएगा। मैं आपको एक बार एक रफली बना के दिखा दे रही हूँ, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड ये आपका ऐसे बन जाएगा, एंड ये आपका ऐसे, एंड इसके पार्ट्स भी आपको लेबल करने हैं। वेल लेबल लिखा है ना, यानी इसके पार्ट्स भी लेबल करने हैं। तो ये आपका हो जाएगा, सबसे पहले इसे फिल करते हैं, ये आपका हो जाएगा, जो कि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट लिख रहे हैं, स्टिग्मा, स्पेलिंग आप लिख लीजिएगा, मैं आपको बताती हूँ। स्टिग्मा है ये वाला पार्ट स्टिग्मा हो जाएगा। ये वाला पार्ट जो है वो आप पूरा स्टाइल लिखेंगे। ये वाला पार्ट ओवरी, एंड ये वाला जो पार्ट है वो ओव्यूल। नेक्स्ट ये हो जाएगा एंथर, और ये हो जाएगा फिलामेंट, जो कि आपका क्या बनाते हैं, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाते हैं, जो कि हम जिसे स्टेमन भी कहते हैं। एंड ये पिस्टिल के स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल को मिला के हम उसे पिस्टिल कहते हैं। इसके पूरे पार्ट को पिस्टिल कहते हैं या कार्पेल कहते हैं। ये जो फ्लावर जो बाहर का पार्ट होता है, इसे हम पेटल्स के सेपल कहते हैं, और इसके नीचे वाले जो हरे वाले पार्ट को पेटल कहते हैं। तो ये मैंने पूरा पार्ट बता दिया आपको, डायग्राम बना दिया। आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं, बिकॉज आप यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। 2 रीज़न बतानी है आपको कंट्रासेप्टिव मेथड क्यों यूज़ होती हैं। तो सबसे पहला रीज़न तो है अनवांटेड प्रेगनेंसी, यानी ऐसी प्रेगनेंसी जो मतलब चाहते नहीं है कि प्रेग्नेंट हो लेडी, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंट्रासेप्टिव मेथड्स। पहला रीज़न तो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाएगा। दूसरा रीज़न कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, यानी अगर सेक्स होगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, एंड प्रेगनेंसी हो जाएगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, यानी जो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन हो रही है उसे कंट्रोल है। नेक्स्ट कॉपर टी जो है वो जो यूज़र्स हैं उसे
STD के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले STD समझना होगा। STD होता है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, यानी कॉपर टी क्या आपको हेल्प करती है कि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ यानी डिसीज़ सेक्शुअली ट्रांसफ़र ना हो, तो नहीं। कॉपर टी होती है वो कंट्रासेप्टिव मेथड है, ना कि STD यानी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ को ओवरकम करे, तो ये आपका नहीं होगा, ये कंट्रासेप्टिव मेथड है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन फिर है एक्स एंड वाइज आर होमोलोगस कार्बन कंपाउंड्स whose बॉइलिंग पॉइंट्स आर गिवन इन द टेबल। तो ये जो एक्स और वाई हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। विच मॉलिक्यूल हैव हायर मॉलिक्यूलर मास, तो वाई का ही मॉलिक्यूलर मास हाई होगा, जिसका जितना बॉइलिंग पॉइंट है उतना उसका मॉलिक्यूलर मास हाई होता है। विल दे हैव सिमिलर और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो इनका जो अगर मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है वो सेम रहेगा तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट रहेंगे और इन्हें हम आइसोमर्स भी कहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ फर्स्ट टू मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन। तो एक तो फार्मूला ही लिखना है, तो आपको CH4 हो जाएगा, फिर C2H6 हो जाएगा। CH4 क्या है, मीथेन है, एंड ये हमारा इथेन है, ETHANE। ये भी मैंने, आप स्पेलिंग नहीं समझ पा रहे होंगे, मीथेन एंड इथेन, ये फर्स्ट टू मेंबर्स हो जाएंगे होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे आप हिंदी में पढ़ सकते हैं द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट Z 16 नाउ प्रेडिक्ट्स। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन वैसे आपका सिलेबस में नहीं है बट थोड़ा बहुत है, तो इसे हम देख लेते हैं। 16 एटॉमिक नंबर हमारा हो जाता है सल्फर। सल्फर की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 2, 8 और 6, यही उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। वैलेंसी को हम देखते हैं, टोटल 8 होनी चाहिए, 8 में से 6 है तो कितनी वैलेंसी हो जाएगी, 2, तो वैलेंसी हमारी 2 होती है। ग्रुप एंड पीरियड नंबर वाला पीरियोडिक टेबल वाला क्वेश्चन आपका नहीं आ रहा। नेक्स्ट आपको बताना है मेटल है या नॉन मेटल, तो ये नॉन मेटल है, और एलिमेंट Z का नाम क्या है, तो वो सल्फर है, तो आप इसे लिख सकते हैं सल्फर। तो यहाँ पे सारे मैंने क्वेश्चन बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, इसे आप हिंदी में देख सकते हैं, बिकॉज मैं आंसर वर्बली बोल रही हूँ, मैं कुछ आंसर लिखवा नहीं रही, आपको बस एग्जैक्ट वर्ड बता रही हूँ। यहाँ पे फूड चेन दे रखी है, इस फूड चेन को ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चन का आंसर करना है। हाउ व्हाट डज एरो साइन डिपिक्ट्स इन द गिवन पॉइंट, तो ये एरो साइन क्या डिपिक्ट कर रहा है कि एनर्जी पास हो रही है, तो ये यही डिपिक्ट कर रहा है एनर्जी जो है पास हो रही है, पास्ड। नेक्स्ट है हाउ मच एनर्जी लेवल X एंड Y, तो जो लेवल X और Y है उसमें एनर्जी कितनी हो रही है, तो यहाँ पे 2000 है, एनर्जी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, उसकी जस्ट 10% निकल जाएगी, तो यहाँ पे 200 हो जाएगा, 10% ही बचेगी, 90% वो खुद ही कंज्यूम कर लेता है, तो यहाँ 200 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, एंड यहाँ 2 kg है ही। नेक्स्ट है एट विच लेवल द एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल विल बी मैक्सिमम एंड वाई, तो आप इसका आंसर करेंगे हायर द टॉपिक लेवल एन ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई द फूड चेंज हायर विल बी द एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल रिसोर्सेज, यानी जितना ज़्यादा टॉपिकल लेवल हाई होगा तो फूड चेंज भी बढ़ती जाएगी, एक्यूमुलेशन भी नॉन बायोडिग्रेडेबल बढ़ता रहेगा, और इस फिनोमेना को हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। तो ये आप रीज़न लिख देंगे। नेक्स्ट है ये भी विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिकम्पोज़र इन एन इकोसिस्टम, तो डिकम्पोज़र का रोल क्या होता है कि वो डेड एंड रिकिंग पार्ट को जो है वो इजीली डिकम्पोज कर ले इकोसिस्टम से, जिससे जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाए। नेक्स्ट है 2 ways इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द इन्वायरमेंट, तो आपको 2 ways बताने हैं। तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सिस्टम्स हैं वो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, अगर वो एक्यूमुलेट हो जाए सॉइल में तो वो सॉइल पॉल्यूशन या सॉइल को वेस्ट कर देते हैं, एंड वे जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इजीली रिसाइकल नहीं होता है, तो आप ये रीज़न लिख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसके हम देखते हैं आंसर। गिव रीज़न वाई ओनली टॉल प्लांट्स आर ऑब्जर्व्ड इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोजेनी, यानी जो फर्स्ट जनरेशन होती है ऑफस्प्रिंग में उसमें टॉल प्लांट्स ही क्यों होते हैं, क्योंकि टॉलनेस जो है वो जो है डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जो शॉर्टनेस है वो जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर है, तो टॉलनेस इसलिए अपेयर होती है बिकॉज वो डोमिनेंट है। व्हाट विल द पैटर्न ऑफ जीनोटाइप एंड
ऑफ द फर्स्ट जनरेशन। तो क्या होता है पैटर्न 1:2:1 होता है, और वो आप इसे ड्रॉ करके भी मतलब उसका पूरा डायग्राम बना के भी दिखा सकते हैं। व्हेन फर्स्ट जनरेशन आर सेल्फ पॉलिनेटेड द टोटल ऑफ 900 total of 600 plants were produced. Write the number of plants according to the ratio of phenotype in this generation. तो आपको सेल्फ पॉलिनेट करा है, तो फिनोटाइप का रेशियो क्या होता है फर्स्ट जनरेशन में और सेल्फ पॉलिनेटेड में, तो वो होता है 3:1। अब 3:1 है यानी 3/4 हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे और 3:1 है। इनटू में हमें टोटल प्लांट्स दे रखे हैं 600। सबसे पहले हम डोमिनेंट कैरेक्टर का निकाल रहे हैं, तो इसका आ जाएगा आपका इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 450 प्लांट्स। तो 450 प्लांट्स जो होंगे वो डोमिनेंट कैरेक्टर में होंगे। नेक्स्ट 1:4 का करेंगे, इनटू में 600, तो ये इसका आपका आ जाएगा 150, जो कि आपके जो है रेसेसिव कैरेक्टर होंगे, यानी 150 प्लांट्स में शॉर्टनेस दिखाई दी जाएगी अगर सेल्फ पॉलिनेटेड होंगे, फर्स्ट जनरेशन का होगा फिनोटाइप में। नेक्स्ट है फिनोटाइप यानी फिजिकल अपीयरेंस होता है, जीनोटाइप यानी प्लांट का होता है। वी एक्सेप्ट टू गेट व्हेन फर्स्ट जनरेशन प्रोजेनी वर क्रॉस प्रोजेनेटेड एंड विद ड्रॉप शॉर्ट प्लांट ही। तो आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों रेशियो बताना है, तो इसका तो 3:1 होता है और इसका 4 होता है 9 इसका जो रेशियो होता है 1:2:1 होता है। नेक्स्ट इसका अगर हम देखें क्रॉस पॉलिनेटेड का होता है, क्रॉस पॉलिनेटेड का होगा 9:3:3:1 एंड इसका हमें जो दे रखा है वो आपकी पूरी एक टेबल है, वो आप यहाँ पे बनाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे कॉपर वाइल कॉइल है जो कि एक स्टूडेंट ने बनाया एक मॉडल इलेक्ट्रिक मोटर का, जो कि आपका पार्ट आ नहीं रहा है। कॉइल वायर माउंटेड है, 2 डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिक मोटर में यूज़ होते हैं, तो ये आपको क्वेश्चन नहीं करना बिकॉज आपके सिलेबस में नहीं है। हाउ डज करंट बी सी इन द कंट्रीब्यूट टू फॉर्म टर्निंग ऑन द फॉइल्स, तो ये पूरे क्वेश्चंस आपके नहीं है। तो आई होप आपको ये जो पेपर है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। ये आगे भी वही क्वेश्चंस है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।